हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एडियो अपडेट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके ये इसका पार्ट 1 होगा और इसमें मोल कंसेप्ट से पहले तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में और जो भी कंसेप्ट्स हैं हिडन, उन सबको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। सो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब ये चैप्टर हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने दो लॉज आते हैं जो कि हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में समझने में हेल्प करते हैं। तो वो दो लॉज कौन से हैं? ओके, अब ये जो दो लॉज हैं इनके ऊपर पूरी पूरी जो केमिकल रिएक्शन होती है, जो एटम्स का मेकअप होता है, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, ये सब चीजें इन लॉज के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये वो दो कौन से लॉज हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? नो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, ये दो वो लॉज हैं। ये लॉज क्या कहते हैं? पहला लॉ कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको हम बस क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर सिमिलरली जैसे एनर्जी होती है, इसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह मास के साथ भी यही होता है। तो अभी जो मास है, ये मास टर्म हमें एटम के साथ भी एसोसिएटेड मिलेगा, तो वहां पर इस लॉ का इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका मतलब होता है कोई भी, जब हमारे पास कंपाउंड होता है, ओके, केमिस्ट्री में हम डील करते हैं कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब टर्म्स के साथ। तो कोई भी कंपाउंड होता है उसकी जो प्रपोर्शन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अब ये एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं, ये धीरे धीरे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे इसके बारे में हमें और ज्यादा जानकारी मिलेगी। पहली बात तो ये है कि दो जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो इस चैप्टर में हमको ध्यान रखने हैं, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। Now next question, which of the given options is not a postulate of Dalton? Okay, तो डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम्स के ऊपर कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, यानी कुछ थ्योरीज दी थी, कुछ आप कह सकते हैं रूल्स दिए थे कि ऐसा ही होता है एटम्स के केसेस में। ठीक है, इनमें से कौन सा पोस्टुलेट नहीं है? तो यहाँ पर हम एक बार समझ लेते कि वो पोस्टुलेट्स हैं कौन से। तो बेसिकली 5-6 पोस्टुलेट्स दिए थे डाल्टन ने, जिसमें से पहला पोस्टुलेट कहता है कि जितना भी मैटर होता है, कोई भी मैटर हो, मैटर की हमने स्टेट्स पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मैटर हो, किसी भी फॉर्म का हो, वो कहीं पर भी हो, उसका जो बेसिक यूनिट होती है, ओके, जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? एटम। एटम को और हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको और टुकड़ों में नहीं बांट सकते। ठीक है, एटम के अंदर भी और चीजें होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक मैटर की जो सबसे बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट, प्राइमरी यूनिट जिसको हम बोलेंगे, वो क्या होती है? एटम होती है एक मैटर की। दूसरा कि एटम जो है, ओके, उसको आप और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। फिर कोई भी एक तरह का जो एलिमेंट है उसके सारे एटम्स एक जैसे होंगे, जैसे कि एलिमेंट ए, सपोज उसके, सपोज ये सब एटम्स हैं इसके, ओके, सपोज कि जो रिप्रेजेंटेशन है ये जो बॉल्स हैं ये एक्चुअल में एलिमेंट ए के एटम्स हैं। तो जितने भी एटम्स होंगे एलिमेंट ए के, वो सब दिखने में, उनका मास, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब सेम होंगी। इसी तरह कोई भी, सपोज कोई एलिमेंट भी है, उसके जितने भी एटम्स होंगे वो सब आपस में क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो एक जैसा मास, साइज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब शो करते हैं। दो तरह के एलिमेंट्स जो अलग अलग हैं, उनके जो एटम्स हैं वो आपस में एक जैसे नहीं होंगे। कोई भी दो एलिमेंट्स के एटम्स का मास सेम नहीं हो सकता, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम सेम नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा। अगला आता है कि जितने भी एटम्स हैं
वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मिलके कंपाउंड बना सकते हैं। कोई भी दो तरह के एलिमेंट्स की जो एटम्स हैं वो मिलके एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या कर सकते हैं, एक कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कि ये कंपाउंड है वाटर, ठीक है, इसमें दो तरह के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट ऑक्सीजन एंड एलिमेंट हाइड्रोजन। अब जब हम दो हाइड्रोजन को एक एटम के एक ऑक्सीजन के एटम से मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है, टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन। यानी कि ये इनकी क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है इनका, कि जब हम दो हाइड्रोजन में एक ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा कंपाउंड देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसमें क्या हो रहा है कि एक कार्बन के एटम के साथ जब दो ऑक्सीजन के एटम को मिलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो ये इनकी कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो गई, कि इनकी प्रोपोर्शन क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन क्या हो गया, 1:2। इस तरह यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन क्या हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1, ठीक है। तो ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो हमने शुरू में देखा था कि जो दो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में से जो एक लॉ था। ओके, अगला आता है कि सोर्स कोई भी हो, भले ही कहीं पर भी एक तरह का कंपाउंड हो, वो कहीं से भी लिया हो, उसका जो केमिकल मेकअप है वो सेम रहता है। जैसे कि वाटर, वाटर की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, गैशियस स्टेट में होता है, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में। तो इनकी स्टेट, इनकी फॉर्म चेंज होने से वाटर की कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती। यानी कि अब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 ही रहता है, भले ही वो किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, ठीक है। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं ऑफ डाल्टन। तो लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है, relative number and kinds of atom in a particular compound can be different। पहला ही गलत है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, इसने ये क्या बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड में जो एटम्स हैं उनकी काइंड्स और उनका आपस का प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकता है। यानी कि ये कह रहा है कि हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन है जरूरी नहीं है कि ये 1:2 से ही मिले, हो सकता है 1:3 में भी मिल सकता है हमको। या ये बोल रहा है कि हो सकता है हमको कार्बन और हाइड्रोजन मिलके भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यानी कि पहला ही जो पॉइंट है वो गलत है। दिस इज नॉट द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन। डाल्टन ने बोला था कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड कैन नॉट बी डिफरेंट, ठीक है। अगर यहाँ मैं नॉट लगा दूं तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे भी जो पोस्टुलेट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। नीचे वो क्या बोल रहे हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल बिल्कुल, हमने यहाँ ये बोला था कि दो अलग अलग एटम एलिमेंट्स की जो एटम्स हैं उनका मास, उनका अपीयरेंस, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, डिफरेंट होंगी। एक पर्टिकुलर एटम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। थर्ड ही बोल रहा है एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। बिल्कुल, अभी हमने यहाँ देखा कि एटम्स जो हैं स्मॉल होल नंबर्स में 2:1 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में, और भी बहुत सारा होता है, जैसे HCl होता है। ओके, ये 1:1 के रेशियो में मिल रहा है। और कौन सा होता है, NH3 अमोनिया, ये 1:3। यानी सिंपल होल नंबर के रेशियो में एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, न्यू कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में कभी भी एटम खत्म नहीं होंगे। इनके कहने का मतलब क्या है, सपोज हम कोई एक एलिमेंट था, ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। लेट्स सी कि एक एटम था ए, एलिमेंट ए है, और एक एलिमेंट है बी। इनसे मिला के हमको मिल रहा है AB। लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पर दो ए के एटम थे, ओके, और ये मिल रहे हैं एक बी के एटम से। तो हमें यहाँ पर AB नहीं मिलेगा, A2 भी मिलेगा। ओके, कुछ ऐसा मिलेगा जिससे कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम रहे। यहाँ भी नंबर ऑफ एटम 3 है टोटल, यहाँ भी टोटल 3 है, ठीक है।
तो एटम्स किसी भी रिएक्शन में ना ही खत्म हो सकते हैं ना ही क्रिएट हो सकते हैं। जैसे कि खत्म मतलब क्रिएट मतलब यहाँ पर हमें ये मिला और से कि हमको यहाँ पर A2B3 मिल गया, यानी कि यहाँ पर अब 5 एटम्स हो गए, जबकि टोटल हम शुरू किया था हमने 3 एटम्स से। तो ऐसा भी नहीं होता, ना ही हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितने से शुरू करेंगे एंड में जाते जाते उतने ही रहेंगे हमारे पास। ओके, ठीक है। तो ये बात हो गई डाल्टन के पोस्टुलेट्स की अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईयूपैक स्टैंड्स फॉर। ओके, तो आईयूपैक क्या है? ये एक लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड्स को सेट करता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। इट्स इंटरनेशनल यूनियन नॉट यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपैक। नेक्स्ट, वन एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है? वन एटॉमिक मास यूनिट एक्चुअल में किसी भी एलिमेंट के एक एटम का कितना मास होता है उसको हम कहते हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक है, तो अब ये जो स्टैंडर्ड है इसको लेने के लिए हमने क्या किया है, इसको एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, ठीक है, मास के साथ इसको इक्वेट कर दिया है। तो पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होता है कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। ठीक है, कार्बन 12, ये क्या है? ये आइसोटोप है। ये आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक है, ये तीनों आपस में आइसोटोप्स होते हैं। इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है 666। इनका मास नंबर या फिर एटॉमिक मास अलग अलग होता है। ठीक है, इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। ठीक है, तो कार्बन 12, क्योंकि सबसे ज्यादा अबंडेंस जितना जो भी हमको कार्बन मिलता है नेचर में उसमें सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है कार्बन 12 आइसोटोप। तो हम जब भी कार्बन की बात करते हैं हम यूजुअली कार्बन 12 की ही बात करते हैं। ठीक है, तो इसके एक एटम का जो भी मास होता है उसको 12 से डिवाइड कर दो तो वो हमारे पास आ जाता है वन एटॉमिक मास यूनिट का मास। ठीक है, और वो किसके इक्वल होता है? एक हाइड्रोजन के मास के इक्वल। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट अबाउट मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब एक से ज्यादा एटम्स आपस में मिल जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, और एक पर्टिकुलर स्टेट बनाते हैं। ठीक है, एक कोई सब्सटेंस बनाते हैं उसको हम बोलते हैं, क्या बन गया हमारे पास? मॉलिक्यूल। तो इसके बारे में कुछ हमारे पास लाइंस लिखी हुई है, लेट्स सी कि इनमें से कौन सी गलत है। अ मॉलिक्यूल इज नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि एक मॉलिक्यूल अकेला उसकी कोई पहचान नहीं होती। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ देखो, ये क्या है? एक हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन एटम ने मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। मतलब इसको अलग से हम पहचानेंगे, हाँ भाई ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो एक्चुअल में क्या होती है? दो हाइड्रोजन एटम मिलके एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल की अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। बिल्कुल ठीक है, तो कोई क्या बोल रहा है कि सेम एलिमेंट, यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलके क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल बना रहे हैं, या दो ऑक्सीजन एलिमेंट के दो एटम्स मिलके आपस में क्या बना रहे हैं? ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या है, एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड, इन सब में डिफरेंस करना जरूरी है। एक एलिमेंट एलिमेंट होता है
जो उसका नाम होता है, एक चीज का नाम, जैसे ओ लिख रहे हैं, ओ मतलब ऑक्सीजन, ये इसका नाम है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है। अब ऑक्सीजन एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होते हैं जिनसे मिलकर ये एलिमेंट बना है, ठीक है। इनकी बेसिक यूनिट क्या है? एटम। अब ये एटम्स मिलके क्या बना सकते हैं? एक कंपाउंड बना सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन कंपाउंड। O2 एक क्या है? कंपाउंड। अब इस O2 का एक सेगमेंट, हम कह रहे हैं ऑक्सीजन गैस का एक सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? वन मॉलिक्यूल, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि कंपाउंड क्या है? कंपाउंड वो है जो बना है चीज। अब वो कितनी क्वांटिटी हम उसकी यूज कर रहे हैं? वन मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल, थ्री, ये उसके नंबर्स हैं, ठीक है। उसकी एक कंपाउंड की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। एक एलिमेंट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। ओके। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। बिल्कुल अलग भी है, देखो यहाँ पर एक दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ने मिलकर एक कंपाउंड बनाया है। एक कंपाउंड का जब इसका मैं एक मॉलिक्यूल लूंगी तो मैं बोलूंगी भाई एक मॉलिक्यूल ऑफ, मेरे पास क्या है? वाटर कंपाउंड है, H2 कंपाउंड। इसी तरह यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट्स हैं, इनके एक पर्टिकुलर रेशियो में इनके एटम्स मिले, उन्होंने क्या बनाया? एक कंपाउंड बनाया, अमोनिया। नेक्स्ट, ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड शो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। बिल्कुल, जैसे कि मैंने बोला इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब एक जैसे ही प्रॉपर्टीज शो करेंगे। जैसे एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होते हैं वो सेम तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसी तरह कंपाउंड के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। The number of atoms in a molecule is known as its atomicity। हमारे पास एक नया टर्म यहाँ पर आ गया, एटोमिसिटी। इसका मतलब होता है एक कंपाउंड में कितने एटम्स मिलके वो कंपाउंड बनाया है उसको हम बोलते हैं उसकी एटोमिसिटी, उसके एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। जैसे ये वन, मैं बोल रही हूँ वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में की एटोमिसिटी क्या है, यानी कि अमोनिया मुझे पता है NH3 होती है। अब इसका एक मॉलिक्यूल यानी कि भी एक एक नंबर है। मैं अगर बोलती दो मॉलिक्यूल तो ये सब कुछ डबल हो जाता, दो हाइड्रोजन और दो नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन। पर मैं बोल रही हूँ एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, तो नाइट्रोजन कितना है? 1 और हाइड्रोजन कितना है? 3। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 4। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड उसको बोलते हैं उसकी एटॉमिसिटी। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड? ठीक है। तो एक कंपाउंड का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी पता होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ये जो फॉर्मूला है कैसे निकालते हैं। देखो, एक ये एक एटम की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। बीच में क्या होता है? हमारे पास न्यूक्लियस होता है और इसके आसपास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये एक जनरलाइज है, ये एल्यूमिनियम या ऑक्सीजन नहीं है, ये एक जनरल एटम है, ठीक है। जनरल एटम का मॉडल है ये। इसके जो शेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बाहर आते हैं तो KLMN, ठीक है। के मतलब पहला शेल, L मतलब दूसरा शेल, M मतलब तीसरा शेल, N मतलब चौथा शेल। और हर शेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे उसकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या रखते हैं? पहले शेल की कैपेसिटी को रखते हैं 2 और उसके बाद जितने आते हैं उनको हम 8 रखते हैं, ठीक है। तो देखो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। एटॉमिक नंबर हमको याद होने बहुत जरूरी है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो इसको हम डिवाइड करते हैं शेल्स में। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, 10 हो गए। ओके, सॉरी ये मुझसे गलती से हो गया, ठीक है। बचे कितने? 3। तो अब इसकी कितनी हो गई वैलेंसी? 3। यानी कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए अब लास्ट में, ठीक है। 8 तक होने चाहिए थे पर 3 बच गए। इसको इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला शेल हो गया K, ये L और ये M। अब ऑक्सीजन क्या होता है? 8, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। ये सारे इसके एटॉमिक नंबर्स लिखे हुए हैं।
तो पहले शेल में कितने आ जाएंगे, 2, बचे कितने, 6। अब देखो वैलेंसी निकालना क्या होता है कि हमको क्या करना होता है, एक एटम, जो केमिस्ट्री में सारी चीज कहाँ से आती है, स्टेबिलिटी। हर चीज को क्या चाहिए होती है, स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी कब आएगी, जब लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होगा। ठीक है, लास्ट शेल। अब वो लास्ट शेल कोई भी हो सकता है, पीछे से लास्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ क्या करना है, 8 लाना है। ठीक है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, जो कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो मेरे पास दो तरीके हैं, तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स हटा दूं या मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दूं, तो ये 8 कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए तो ये पूरा शेल गायब हो जाएगा, तो लास्ट शेल ये वाला बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें मुझे ज्यादा मेहनत लगेगी, मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स हटाने पड़ेंगे। इससे अच्छा मैं क्या करूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दूं। 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का साइन क्या होता है, माइनस, इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। क्योंकि जब मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 2 8 बन जाएगा, और इसका लास्ट शेल कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक है, अब एल्यूमिनियम के साथ क्या केस है, कि एल्यूमिनियम बोल रहा है कि मेरे पास लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, मुझे 8 बनाना है किसी तरह। या तो मैं इस वाले शेल को 8 बनाऊं, या मैं ये 3 हटा दूं और इस वाले शेल को लास्ट अपना शेल बना लूं। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास इजी क्या रहेगा कि मैं ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को भगा दूं। 3 इलेक्ट्रॉन्स भाग जाएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इसीलिए +3 वैलेंसी होती है एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो अब वैलेंसी पता चल गई कि एल्यूमिनियम की +3 क्यों है और ऑक्सीजन की -2 क्यों है। क्योंकि यहाँ से मैंने लास्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया है। इलेक्ट्रॉन रिमूव कर यानी कि नेगेटिव चार्ज को कम कर दिया है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना रिमूव किया है, 3, तो वैलेंसी हो गई +3। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, -2 -2। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखने के लिए अपना एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं और इसके ऊपर जो भी वैलेंसी है उसको लिख देते हैं, और क्या करते हैं, हम क्रिस क्रॉस करते हैं। ठीक है, इस तरह से क्रॉस करते हैं, जो भी एलिमेंट है उसकी वैलेंसी दूसरे वाले एटम के नीचे आ जाएगी। अगर ये दोनों सेम होंगी तो वो आपस में कट जाएंगी और फिर कोई नंबर नहीं आता। ठीक है, तो अभी यहाँ से 2 इसके नीचे लिखा जाएगा और 3 इसके नीचे लिखा जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया इसका केमिकल फॉर्मूला Al2O3। ठीक है, सपोज जो मैंने बोला कि अगर सेम होता दोनों नंबर, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। लेट्स से कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 और ऑक्साइड यानी कि O-, अभी क्या है, दोनों नंबर सेम है, तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा यहाँ पर 1 और 1। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaO। तो अब हमें पता चल गया है और ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर से एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है, बीच में 2 एल्यूमिनियम एटम्स और साइड साइड में और बीच में ऑक्सीजन के एटम्स। ठीक है, तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। ये जो एल्यूमिनियम है, दोनों 2-2 ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, एक एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और एक ऑक्सीजन जो बीच वाला है वो सिंगल बॉन्ड से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ठीक है, तो HNO3 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल के जितने भी एटम्स हैं उन सबका मास निकालते हैं और उन सबको हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास उस मॉलिक्यूल का मास आ जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 एटॉमिक मास यूनिट, ऑक्सीजन का होता है एक एटम का 16 यूनिट, और हाइड्रोजन का लेते हैं हम 1 यूनिट। ठीक है, तो अब हम बस इनको ऐड करना है। 14, एक ही हाइड्रोजन हमारे पास, 14 +3 × 16 ये हो जाएगा 48, और प्लस आ जाएगा हमारे पास 1, तो इसका जो एटॉमिक मास आएगा वो आएगा हमारे पास 63 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द फॉर्मूला मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब ये नया टर्म क्या आ गया, फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास कुछ नहीं, फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर मास ही होता है
पर हम उन कंपाउंड्स के लिए टर्म यूज करते हैं फॉर्मूला मास, जो कि एक्चुअल में क्या होते हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स मतलब इनका जो मेकअप होता है ये एक्चुअल में ऐसे रहते हैं, Ca2+, सॉरी, कैसे रहते हैं, Ca2+, Cl-, ये अपना जो इनका जो सॉलिड होता है उसमें इस तरह आयंस की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, इनके ऊपर हमेशा जो चार्ज है वो बना रहता है। तो जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए जब हम मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास, उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास। तरीका इसमें भी वही है कि हमें बस एटम का क्या करना है, एटॉमिक मास देखना है। 40 होता है कैल्शियम का, और क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, तो 40 प्लस दो एटम्स हैं, तो 2 × 35.5, और इनको हमें बस ऐड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 111 यूनिट। तो इसका आ गया ये फॉर्मूला मास। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में कंफ्यूजन नहीं करनी है, सेम चीज होती है, बस फॉर्मूला मास हम यूज करते हैं जब हम आयनिक कंपाउंड का मास निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। ओके, तो फॉर दिस चैप्टर यहीं पर ही मैं रुक जाऊंगी। दिस इज द पार्ट 1। यहाँ मोल कंसेप्ट से पहले तक का जितना है वो मैंने कवर कर दिया है, क्योंकि मोल कंसेप्ट अपने आप में काफी डिटेल्ड कंसेप्ट है, इसीलिए उसको मैं अलग वीडियो में कवर करूंगी, क्योंकि वो भी काफी लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट है, अगर आपको इस वीडियो में, आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो जानने के लिए ज़रूर मिला होगा, और अगर कोई डाउट है तो डू कमेंट बिलो। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के लिए जिनको इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत है। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।